हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल शिवालिक एजू हीरा। तो आज हम अपना मंडे में मैंने जैसा कि अनाउंस किया था सैटरडे को कि हम अपना सी टेट का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो है क्रैश कोर्स 40, यानी कि 40 डेज का जो हमारा क्रैश कोर्स था वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट और जो बेसिक चीज़ें हैं हम बेसिक से लेकर चलेंगे और ऊपर तक जाएंगे, यानी कि इसके हाई लेवल तक की चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रो देना चाहता हूँ। मेरा नाम है शिव खत्री और हमारे चैनल शिवालिक एजू इरा पर आप पहली बार आए हैं। अगर आप पहली बार ही आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो इसके लिए अगर आप हमारा वीडियो किसी और सोर्स से देख रहे हैं तो आपको जाना है यूट्यूब पे और वहां पर हमारे चैनल का नाम शिवालिक एजुरा आपको सर्च कर लेना है। आप सीधे सीधे मेरा नाम शिव खत्री सर डालकर भी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारा सी टेट पेपर फर्स्ट के लिए 40 डेज क्रैश कोर्स, तो जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसा मैं आपको पहले से ही बता दूं कि हम इसमें सारी चीजें पढ़ेंगे। तो बाल विकास जो कि पहला ही इसमें टॉपिक है, तो बाल विकास के सारे सिद्धांत और जितने मनोवैज्ञानिक हैं बाल विकास से रिलेटेड, तो उनकी जितनी थ्योरीज हैं वो सब हम आपको कराने वाले हैं। उनकी थ्योरी हम आपको कराएंगे और उनके जो ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए सारे क्वेश्चन और बाकी के जो भी चीजें हैं वो सब हम आपको कराने वाले हैं। कि लास्ट ईयर 2011 से अब तक जितने क्वेश्चन जिस साइकोलॉजिस्ट के जितने बार रिपीट हुए हैं वो सब हम आपको आज से स्टार्ट कराना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जिनकी फोटो आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, कुछ ही लोग इनका चेहरा पहचान पा रहे होंगे, बाकी नाम से आप इनके सब हर कोई वाकिफ है। इनका नाम है एरिक्सन एरिक एरिक्सन। ये एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक के मनोविश्लेषक हैं। और आपने ऐसा ये मतलब कि एक मनोविश्लेषणवादी और मानवतावादी हैं जिन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया है बाल विकास को लेकर, और इनके सिद्धांत का नाम है साइको सोशल स्टेज थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो बाल विकास का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो इन्होंने ही दिया है, एरिक एरिक्सन। आपको इनका नाम याद रखना है, सीटेट के पेपर में सीधा सीधा डायरेक्ट और यूपी टेट में भी कई बार इनका नाम पूछा जा चुका है। कि या तो नाम देके पूछेगा कि एरिक एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया है, या पूछेगा कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है। और बाकी हम उसको अंदर तक पढ़ेंगे क्योंकि इसी टॉपिक से लगभग लगभग 30 से 35 क्वेश्चन तक बन जाते हैं और उनमें से हर एक क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट जरूर होता है, सी टेट और यूपी टेट दोनों में ही। और केवी और डीएसएसबी में कई बार इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक इंपोर्टेंट है, काफी कम लोग ही से पढ़ाते हैं, इसलिए हम सबसे पहले आज इसी से शुरुआत करेंगे। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं एरिक एरिक्सन के बारे में। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1902 में हुआ था, 15 जून को, 15/6/1902 को, 15/6/1902 को इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। लेकिन जन्म तो जर्मनी में हुआ, लेकिन ये थे अमेरिका के मनोविश्लेषक और मनोवैज्ञानिक। तो इन्हीं का आज हम सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने जो जो बताया है अपने सिद्धांतों के बारे में, इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं और उन पुस्तकों में इन्होंने अपने सिद्धांतों के बारे में बताया है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही पुस्तक में सारे सिद्धांत दे दिए हैं, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग सिद्धांतों के बारे में बताया। तो इनकी काफी लगभग 5 पुस्तकें हमारे पास हैं जिनको आप देखेंगे। ये देखिए, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, दूसरी है आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस, ट्रूथ ऑफ गांधी, टॉय एंड रीजन, एडल्टहुड। ये 5 किताबें हैं जो इन्होंने लिखी हैं और इनमें इन्होंने अपने सिद्धांतों के बारे में बताया है। तो इनका ये मानना है कि जो हर सिद्धांत है वो उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू जरूर अवश्य होते हैं, और जो जीवन के बचपन से यानी कि पैदा होने से लेकर मृत्यु तक की जितनी अवस्थाएं हैं उन्होंने उसे 8 अवस्थाओं में बांटा है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में कुछ पढ़ेंगे कि एरिक एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार पूरा जीवन विकास के 8 चरणों से होकर जाता है। इन्होंने 8 चरण बताए हैं। तो प्रत्येक चरण की एक अवस्था है कि किस एज से किस एज तक कौन सा चरण है और उसमें क्या उसकी विशेषता है, क्या उसमें उसके लक्षण वगैरह हैं, सब कुछ इन्होंने बताया है। तो प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है, मतलब एक मानक दिया है कि जैसे कि होता है कि किसी भी चीज की एक मीटर होता है कि किसी चीज को वहां तक नापा जाएगा, अगर वो उस स्टेज पर है तो उससे ऊपर अच्छा, उससे नीचे बुरा, उस तरीके से इन्होंने बताया है। तो इनका कहना है कि विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है जिसे पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होता है। एरिक्सन के अनुसार समस्या कोई संकट नहीं होती है, बल्कि संवेदनशीलता और सामर्थ्य को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु होती है। समस्या का व्यक्ति जितनी सफलता के साथ समाधान करता है उसका उतना ही अधिक विकास होता है।
तो इनका ये मानना है कि यदि हमारे जीवन में कोई समस्या आती है और हम उसे जितनी अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हैं, हम उतने ही अधिक डेवलप होते जाएंगे, उतना ही ज्यादा हमारा विकास होता चला जाएगा। तो जो इन्होंने जो इन्होंने 8 स्टेजेस बताई हैं, तो हम उनमें से देखेंगे। तो उनमें से पहली है विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा होगा, विश्वास और उसका अपोजिट अविश्वास। तो इनकी सारी स्टेजेस में ऐसा ही है, एक वर्ड है उसका दूसरा उसका अपोजिट है। तो यह एरिक्सन का पहला मनोसामाजिक चरण है, जिसका जीवन के पहले वर्ष में अनुभव किया जाता है। इसकी अवधि आप नोट कर लीजिएगा, इसकी अवधि है जन्म से 1.5 वर्ष। जन्म से 1.5 वर्ष इसकी अवधि होती है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, इसकी अवधि जन्म से 1.5 वर्ष है। तो हाँ, पहले वर्ष अनुभव किया जाता है। विश्वास के अनुभव के लिए शारीरिक आराम, कम से कम डर, यानी कि एक तो जो विश्वास के अनुभव के लिए है कि हम कैसे बच्चे को विश्वास हो, तो उसके लिए एक तो शारीरिक आराम उसे अधिक से अधिक चाहिए, और डर की जो भावना है वो उसमें कम से कम होनी चाहिए। और जो बचपन में बच्चा होता है उसे कम से कम टेंशन, हालांकि बच्चों को कोई टेंशन होती ही नहीं है, तो भविष्य के प्रति कम से कम चिंता जैसी स्थितियों की आवश्यकता होती है अच्छे विश्वास के लिए। तो बचपन में विश्वास के अनुभवों में संसार के बारे में अच्छे और सकारात्मक विचार, जैसे संसार में रहने के लिए एक अच्छी जगह है, यदि आदि उम्र भर के लिए विकसित हो जाते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि एक बच्चे को जैसा बचपन से माहौल मिलता है, वैसा ही वह अपने भविष्य में बन जाता है। अगर किसी को अच्छा माहौल मिलेगा तो वह अच्छी राह पर चलेगा, गलत माहौल मिलेगा तो वो गलत राह पर चलेगा। तो वही इन्होंने बताया कि यदि उसे कम चिंता है, कम डर है, भविष्य के प्रति कोई टेंशन नहीं है, शारीरिक आराम पूर्ण रूप से मिलता है, तो उसमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक विश्वास बन जाएगा। दूसरी, स्वायत्तता बनाम शर्म। स्वायत्तता, जैसे कि नाम से, ये स्वायत्त मतलब स्वतंत्रता, और शर्म जैसे कि किसी चीज को लेकर हेजिटेशन। तो एरिक्सन के द्वितीय विकासात्मक चरण में यह स्थिति शैशवावस्था के उत्तरार्ध और बाल्यावस्था के बीच होती है। तो इसकी अवधि 1 से 3 वर्ष तक होती है। अपने पालक के प्रति विश्वास होने के बाद, यानी कि जो पहली स्टेज में इन्होंने बताया कि जो कम डर, कम चिंता और अधिक आराम वगैरह मिलेगा, और तो अब उसका जो पालक है, उसके माता पिता हैं, उनके प्रति उसमें एक विश्वास का भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो यह आविष्कार करता है कि बालक का व्यवहार उसका स्वयं का है, यानी कि इसके द्वारा जो उसका बिहेवियर डेवलप होगा वो उसका स्वयं का बिहेवियर होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी और का कॉपी कर रहा है, कि किसी को देख लिया उसी के जैसा कॉपी करने लगा, कि जैसा कोई रूड बिहेव कर रहा है तो उसी के जैसा रूड करने लगा, ऐसा नहीं होगा। फिर वह अपने आप में स्वतंत्र और स्वायत्त है, उसमें अपनी इच्छा का अनुभव होता है, इच्छा का अनुभव होता है। अगर बालक पर अधिक बंधन लगाया जाए या कठोर दंड दिया जाए तो उनके अंदर शर्म और संदेह की भावना विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मतलब अगर किसी बालक को ज्यादा कठोर परिस्थितियों में रखा जाए, मतलब हर चीज पर बाउंडेशन लगाए जाए कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना, वहां नहीं जाना, ये नहीं खाना, तो बहुत सारी चीजों को लेकर उसके मन में संदेह हो जाएगा कि बचपन में उसे ये तो बोल दिया कि ये काम नहीं करना, क्यों नहीं करना ये नहीं बताया, तो उसके मन में संदेह हो जाएगा कि ये क्यों नहीं करना है, और वो संदेह बात तक बना रहेगा, और वो उसमें एक शर्म की ऐसी भावना आ जाएगी कि वो कभी भी उस चीज को लेकर पूछेगा नहीं। किसी ने मना कर दिया तो बस वो अपने अंदर ही अंदर घुटता रहेगा। तीसरा चरण है पहल बनाम अपराध बोध। पहल बनाम अपराध बोध एरिक्सन के विकास का तीसरा चरण शाला जाने के प्रारंभिक वर्ष के बीच होता है, यानी कि बच्चा जब प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, पाठशाला जाता है, तो तब ये तीसरा चरण प्रारंभ होता है, पहल बनाम अपराध बोध। इसकी जो अवधि है वो 3 से 6 वर्ष है, जिसे इन्होंने खेल अवस्था कहा है। दूसरे चरण वाली जो अवधि थी उसको इन्होंने बोला है प्रारंभिक बाल्यावस्था। और तीसरी जो स्टेज है ये पहल बनाम अपराध बोध, इसको नोट कर लीजिएगा, यह है खेल अवस्था, जो एरिक एरिक्सन ने जिसे बोला है। एरिक एरिक्सन का विकास का तीसरा चरण शाला जाने के प्रारंभिक वर्ष के बीच होता है। एक प्रारंभिक शैशवावस्था की तुलना में और अधिक चुनौतियों को झेलना पड़ता है। मतलब प्रारंभिक शैशवावस्था होती है, जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो उसे वहां अलग अलग तरह का माहौल मिलता है, अलग तरह के बच्चे मिलते हैं, तो काफी सारी चुनौतियां हैं जो उसके सामने आती हैं। तो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उसे एक सक्रिय और प्रयोजनपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होती है। मतलब जैसे दूसरे बच्चों से जाकर मिलेगा तो उनका बिहेवियर कुछ होगा, तो उनसे जो उन्हें सेटलमेंट करना है, उनके साथ एडजस्ट करना है, उसके लिए उसे एक सोच समझ के व्यवहार करना पड़ता है। तो इस उम्र में बच्चों को उनके शरीर, उनके व्यवहार, उनके शरीर व्यवहार और उनके खिलौने और पालतू पशुओं के बारे में ध्यान देने को कहा जाता है। नॉर्मली हम यही कहते हैं कि बच्चे से साफ सफाई रहो, अपना अच्छा व्यवहार रखो, दूसरों से तमीज से बोलो, मैनर्स सीखो,
अपने खिलौनों को संभाल के रखो, अपने ही खिलौने से खेलो। दूसरे बच्चे अगर आपके साथ खेलना चाह रहे हैं, उनके पास खिलौने नहीं तो आप उनके साथ अपने खिलौने शेयर करो। अगर बालक गैर जिम्मेदार है और उसे बार बार व्यग्र किया जाए तो उनके अंदर असहज अपराध बोध की भावना उत्पन्न हो सकती है। एरिक्सन इस चरण के प्रति एक एरिक्सन का इस चरण के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। उनका यह मानना है कि अधिकांश अपराध बोध की भावनाओं के प्रति तुरंत पूर्ति ही उपलब्धि की भावना द्वारा की जा सकती है। मतलब कि अगर बार बार बच्चे को ऐसे ही कहा जाए और वो शेयर नहीं करना चाहता कुछ भी अपनी चीजें या खिलौने वगैरह किसी से, तो उसके अंदर ना अपराध बोध वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वो फिर उन्हें तोड़ने फोड़ने लगता है या फिर बच्चों से झगड़ा करने लगेगा, मारपीट करने लगेगा। ऐसी स्थितियां उसके अंदर उत्पन्न हो जाएंगी। तो वो कह रहा है कि अगर उन्हें तुरंत ही उसके बारे में ढंग से समझाया जाए कि ये नहीं, ऐसा करने से आपको दूसरे लोग आपको प्यार करेंगे, या जो उस ऐसा अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ इनाम मिलेगा, रेनफोर्समेंट मिलेगा, तो उसके प्रति समझ जाएंगे कि ऐसा नहीं करना है। अपराध बोध की भावना मतलब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। 4 परिश्रम उद्यम बनाम हीन भावना, और ये अवस्था है स्कूल अवस्था। इसकी आयु 6 से 12 वर्ष की है। तो ये एरिक्सन का चौथा विकास का चरण है जो कि बाल्यावस्था के मध्य है, यानी कि में प्रारंभिक वर्ष में परिलक्षित होता है। मैंने आपको इसकी अवधि बताई दी है 6 से 12 वर्ष, और एरिक्सन ने इसको बोला है स्कूल अवस्था। तो बालक द्वारा की गई पहल से वह नए अनुभवों के संपर्क में आता है, और जैसे जैसे वह बचपन के मध्य और अंत तक पहुंचता है तब तक वह अपनी ऊर्जा को बौद्धिक कौशल और ज्ञान से हासिल करने की दिशा में मोड़ देता है। तो बाल्यावस्था का अंतिम चरण कल्पनाशीलता से भरा होता है। मतलब वो बहुत ज्यादा ना इमेजिनेशन करते हैं। काफी बच्चे जैसे सुपरमैन की मूवी देखेंगे तो वो सपने भी उन्हें सुपरमैन वाले ही आएंगे, स्पाइडरमैन की मूवी देखेंगे तो स्पाइडरमैन वाले सपने आएंगे, या आयरन मैन मूवी देखेंगे तो आयरन मैन जैसे खुद को, मतलब जिस कैरेक्टर को ज्यादा पसंद करते हैं ना, वो अपने आप को उसी में इमेजिन करने लगते हैं और उसी के उनको सपने वगैरह भी वो उसी चीज के फिर देखने लगते हैं। तो बाल्यावस्था का अंतिम चरण कल्पनाशीलता से भरा होता है। यह समय बालक के सीखने के प्रति जिज्ञासा का सबसे अच्छा समय है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि एरिक्सन के अनुसार बालक के सीखने के प्रति जो जिज्ञासा होती है वो किस चरण में आती है? तो वो चौथे चरण में आती है, जिसका नाम है परिश्रम उद्यम बनाम हीन भावना। और इसकी आयु क्या है? 6 से 12 वर्ष। और एरिक्सन ने इसे क्या कहा है? स्कूल अवस्था। तो एक ही स्टेज से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक ही स्टेज से यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन बनेंगे कि सबसे अच्छा जिज्ञासा का जो सीखने के प्रति जो जिज्ञासा है उसका जो समय है एरिक्सन के अनुसार वो कौन सा है, या उस अवस्था को एरिक्सन ने क्या कहा है वो, या वो कौन सा स्टेज है? तो कौन सा स्टेज है? वो चौथा स्टेज है, और इसकी अवस्था है 6 से 12 वर्ष, और इसे एरिक्सन ने बोला है स्कूल अवस्था। तो इस आयु में बालक के अंदर हीन भावना, अपने आप को अयोग्य और असमर्थ समझने की भावना विकसित होने की संभावना ज्यादा रहती है। मतलब जैसे कि कई बार हम उससे बच्चे से कह देते हैं इस अवस्था में कि नहीं तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, या तुम इस काम को नहीं कर सकते, तो उसके अंदर ना हीन भावना आ जाती है कि उसे लगता है कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता, या मैं ये काम नहीं कर सकता। उसे लगता है कि और बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई अगर उससे ज्यादा कक्षा में नंबर लेके आ रहा है तो उसे लगता है कि वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैं उतना नहीं पढ़ सकता, मैं उतने नंबर अचीव नहीं कर सकता। तो इस तरीके से काफी बातें होती हैं जिनसे उसे लगता है कि वह अयोग्य है, या उस चीज को करने में असमर्थ है, या वो चीजें उसके करने की बस की वह उन चीजों को करने के लायक नहीं है। तो ऐसी भावना उसके अंदर विकसित होने का डर रहता है। तो 5वीं अवस्था आ जाती है पहचान बनाम पहचान भ्रांति। तो ये भी एक दूसरे का अपोजिट है, यानी किसी चीज की पहचान करना और पहचान भ्रांति मतलब पहचान ना हो पाना। तो ये 5वां विकास का चरण है बाल एरिक्सन की साइको सोशल स्टेज थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो इसमें जिसका अनुभव किशोरावस्था के वर्ष में होता है, 5वीं स्टेज जिसके इसमें नाम भी जैसे दे दिया किशोरावस्था के वर्षों में होता है। तो किशोरावस्था मतलब 12 से 18 वर्ष, और इसे एरिक्सन ने भी किशोरावस्था ही कहा है। तो आपको याद रखना है कि इसकी अवधि 12 से 18 वर्ष है, और एरिक्सन ने इसे किशोरावस्था ही बोला है। तो इस समय व्यक्ति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है कि वो कौन है। मतलब ऐसे नहीं कि वो किसका बेटा है या किस फैमिली से है, वो वाला कौन नहीं, ये वो वाला कौन है कि वो खुद में क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। इस तरीके के प्रश्नों का सामना बच्चे को करना पड़ता है। तो वो किससे संबंधित है, किस और उनका जीवन कहाँ जा रहा है, मतलब वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, उनका एम क्या है, वो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, जॉब वगैरह, मतलब ये बिजनेस सेटलमेंट या कुछ भी है, उन्होंने अपना जो एम बनाया है या नहीं बनाया है। तो लोग उसी इस एज में 12 से 18 की एज में आखिर तक आते आते लोग यही पूछने लगते हैं कि तुमने अब इतनी पढ़ाई कर ली है, या तुम 18 साल के हो गए, आगे तुमने क्या सोचा है, अपने फ्यूचर में क्या करना है।
तो वगैरह वगैरह ऐसे क्वेश्चंस काफी उनको सामना करना पड़ता है। तो किशोरों को बहुत सारी नई भूमिकाएं और वयस्क स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे व्यावसायिक और रोमांटिक। उदाहरण के लिए अभिभावकों को किशोरों की उन विभिन्न भूमिकाओं और एक ही भूमिका के विभिन्न भागों का पता लग सकता है जिनका वह जीवन में पालन कर सकता है। यदि इसके सकारात्मक रास्ते पता लगाने का मौका ना मिले तब पहचान भ्रांति की स्थिति हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जो गार्जियंस होते हैं वो अपने बच्चों को ना फोर्स करते हैं कि तुम्हें साइंस सब्जेक्ट लेना चाहिए, जबकि बच्चे का इंटरेस्ट है अकाउंट्स में या ड्राइंग में या आर्ट्स में किसी में, और हम उसे दिला रहे हैं कुछ और। वो ड्राइंग आर्ट्स के फील्ड में जाना चाहता है, हम उसे टेक्निकल फील्ड में भेज रहे हैं। तो कई बार बच्चे की रुचि जो है, इंटरेस्ट है, उसका सही से पता नहीं लग पाता कि बच्चा चाह क्या रहा है, और उसका एम वो अपने अकॉर्डिंग चूज नहीं कर पाता। तब पहचान भ्रांति की स्थिति हो जाती है कि तो ऐसा वो अपने एम से भटक जाता है, मतलब वो उस चीज में सही से कर ही नहीं पाएगा। कि अगर कोई बंदा टेक्निकल में जाना चाहता है और हम उसे अकाउंटिंग में भेज दें, अब उसका जो दिमाग है, उसकी जो बुद्धि है वो मूर्त बुद्धि है और वो टेक्निकल चीजों को में लगाना चाहता है, लेकिन उसे लगा दिया अकाउंट में, तो उसका मन टेक्निकल में रहेगा और काम अकाउंटिंग का करेगा, तो वो उसने अपनी खुद की पहचान में भ्रांति उत्पन्न हो जाएगी। छठी अवस्था आत्मीयता बनाम अलगाव की अवस्था। तो ये इसे एरिक्सन ने प्रारंभिक वयस्क अवस्था कहा है। इसकी जो एज उन्होंने बताई है उसका वो है 18 से 40 वर्ष तक। तो यह एरिक्सन का छठा चरण है बाल विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का। नाम आपको इसका जरूर ही याद रखना है, नाम सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। एरिक्सन का साइको सोशल स्टेज थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट या एरिक्सन का बाल विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो एक तरीके से इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो फ्रायड का जो सिद्धांत है, फ्रायड द्वारा एक सिद्धांत दिया गया है जिसका नाम है मनोलैंगिक अवस्थाओं के मनोलैंगिक सिद्धांत। तो जो उन्होंने उसकी अवस्थाएं बताई हैं, तो फ्रायड के सिद्धांत का मतलब इसे ऐसे समझिए कि फ्रायड ने अपना एक सिद्धांत दिया है, वो हम आपको अपने आगे आने वाले वीडियोस में कराने वाले हैं। आप उसको डिटेल से वहां पर समझिएगा। फ्रायड का सिद्धांत है मनोलैंगिक सिद्धांत। तो उसका जो विस्तार रूप है वो मनोसामाजिक सिद्धांत है। फ्रायड के सिद्धांत को ही इन्होंने व्याख्या की है, उसी का विस्तार इन्होंने किया है। और फ्रायड के सिद्धांत के जो कुछ तत्व हैं उन्होंने उसका समावेश भी इसमें अपने सिद्धांत में किया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी कुछ बातें फ्रायड के सिद्धांत की एक ही बार में समझ में आ जाएंगी। मतलब इसके बाद जब आप हमारा फ्रायड के सिद्धांत का वीडियो देखेंगे मनोलैंगिक अवस्था वाला, तो उस आपको काफी बातें इससे मैच होती हुई मिलेंगी। तो आप वहां पर भी इसको अच्छे से समझ पाएंगे और आपको ये दोनों वीडियो पक्के हो जाएंगे और आपकी कम से कम 3 नंबर इन 2 वीडियो से पक्के हो ही जाएंगे। तो फ्रायड के मैंने बता दिया कि फ्रायड के सिद्धांत के जो तत्व हैं उसका समावेश भी इनमें किया गया है। तो हम आ गए थे हाँ छठा स्टेज, जिसका अनुभव युवावस्था के प्रारंभिक वर्षों में होता है। इसकी अवधि मैंने बता दिया आपको 18 से 40 वर्ष है, नोट कर लीजिएगा। तो यह व्यक्ति के पास दूसरों से आत्मीय संबंध स्थापित करने का विकासात्मक मानक है। एरिक्सन ने आत्मीयता को परिभाषित तो देखिए आत्मीयता की यहाँ पर परिभाषा क्या एरिक्सन ने बताई है वो इसमें दी गई है। तो आत्मीयता का अर्थ है स्वयं को खोजना, अर्थात जब कोई स्वयं के बारे में ये पता करता है कि मैं कौन हूं या मैं क्या हूं, तो वो आत्मीयता है, जिसमें स्वयं को किसी और व्यक्ति में खोजना पड़ता है। व्यक्ति की किसी के साथ स्वस्थ मित्रता विकसित हो जाती है और एक आत्मीय संबंध बन जाता है, तब उसके अंदर आत्मीयता की भावना आ जाती है। यदि ऐसा नहीं होता तो अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। अलगाव मतलब सेपरेट होना, मतलब अलग अलग, और आत्मीयता मतलब किसी से लगाव, जैसे हम इस एज में अपने दोस्तों वगैरह से इस अवधि में ज्यादा लगाव रहता है। तो 7वीं अवस्था है उत्पादकता बनाम स्थिरता, प्रोडक्शन और स्टेबिलिटी। यह एरिक्सन का 7वां चरण है जो मध्य वयस्क अवस्था में अनुभव होता है। छठी अवस्था जो मैंने बताई प्रारंभिक वयस्क अवस्था 18 से 40 वर्ष, और ये आती है 40 से 65 वर्ष। 7वीं अवस्था उत्पादकता बनाम स्थिरता, और इसकी एज है 40 से 65 तक। तो इसका बताई दिया मैंने, इसमें मध्य वयस्क अवस्था इसका नाम है। इस चरण का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को विकास में सहायता से संबंधित होता है। तो 40 से 65 की एज तक आने आते हैं का एक दूसरी पीढ़ी हमारे पीछे आ जाती है, तो उसकी जो आवश्यकता है, उनके उद्देश्य हैं, नई पीढ़ी के जो विकास करने के उद्देश्य हैं उसमें सहायता करने से संबंधित इसके बारे में चरण के बारे में बताया, इस चरण में बताया गया है। तो एरिक्सन का उत्पादकता से यही अर्थ है कि नई पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कर पाने की भावना से स्थिरता की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने से पीछे आने वाले अपने बच्चों के लिए
कुछ नहीं कर पाते हैं जीवन में अच्छे से, तो उनमें ये भावना स्थिरता की उत्पन्न हो जाती है कि हम जहाँ थे, जहाँ पैदा हुए, जहाँ से स्टार्ट किया, हम वहाँ के वहीं रह गए, हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए, और हमने अपनी नई पीढ़ी जो हमसे पीछे आई है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसी भावना के बारे में इस स्टेज में बताया गया है, उत्पादकता बनाम स्थिरता में। तो ये 7वीं स्टेज है। तो 8वीं अवस्था, इसका नाम है संपूर्ण बनाम निराशा। संपूर्ण बनाम निराशा, यह एरिक्सन का 8वां और अंतिम चरण है। तो एरिक्सन ने, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसने पूरी लाइफ को 8 स्टेजेस में बांटा है, और ये उसका 8वां चरण है, और इसे इन्होंने नाम दिया है परिपक्वावस्था या वृद्धावस्था बोल दो। हालांकि मैच्योर पीरियड ज्यादा अच्छा है, परिपक्वावस्था। तो ये 65 से ऊपर की अवस्था है यार। इन्होंने वैसे इसे 50 से ऊपर ही बोल दिया है, लेकिन हम इसे यहाँ 65 से ऊपर भी मान सकते हैं। तो इससे यह है परिपक्वावस्था। तो इसमें वृद्धावस्था का अनुभव होता है, मतलब व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि अब बुढ़ापा आ गया है, अब एज हो चली है। तो इस चरण में व्यक्ति अपने अतीत को टुकड़ों में एक साथ याद करता है और एक सकारात्मक निष्कर्ष निकालता है, या फिर बीते हुए जीवन के बारे में असंतुष्टि भरी सोच बना लेता है। मतलब कि जो पूरी लाइफ रही है अब तक 65 ईयर की, उसके बारे में सोचता है कि बचपन से अब तक क्या क्या किया, कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, कौन दोस्त थे, कौन रिश्तेदार, कहाँ जाते थे, कैसे घूमते थे, सारी चीजों को ना अलग अलग टुकड़ों में एक साथ सोचता है। मतलब कभी सोचेगा कि मेरे वो बचपन के फ्रेंड ये थे, फिर अचानक से माइंड कहीं और पहुंच गया कि वहां रिश्तेदारी में गए थे, वहां शादी में क्या खाया, वगैरह वगैरह। ऐसी सोच टुकड़ों में एक साथ याद करता है और सकारात्मक निष्कर्ष निकालता है। फिर वो सोचता है कि बचपन में उन दोस्त के यहाँ नहीं जा पाया, किसी की शादी मिस कर दी, या कि कोई ऐसा काम था जो करना चाहते थे और अपनी एज में नहीं कर पाए, तो उनके बारे में असंतुष्टि भरी सोच बना लेता है। मतलब वो उनसे संतुष्ट नहीं होता, अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होता। अलग अलग प्रकार के वृद्ध लोगों को अपने बीते हुए जीवन के विभिन्न चरणों के बारे में एक सकारात्मक सोच विकसित होती है। तो अलग अलग जो लोग होते हैं, मतलब अलग अलग लोग, अलग अलग लाइफ और अलग अलग सोच, अगर ऐसा होता तो बीते जीवन का एक अच्छा चित्र बन जाता है, और व्यक्ति को भी एक तरह के संतोष का अनुभव होता है, संपूर्णता की भावना का अनुभव होता है। मतलब अगर इसी तरीके की सबकी सोच होती है तो ना एक अच्छी इमेज बन जाती है, अच्छी तरह के अनुभव होते हैं, और संपूर्णता की भावना ऐसे लगती है कि हाँ, हम सेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ से, हमने जो सोचा था वो हमने अचीव किया, और अपनी पीढ़ी यानी कि आने वाली अपने बच्चे, नई जनरेशन जो हमारी प्रोडक्टिव जनरेशन है, उसकी हमने मदद की। वो सब इसमें बताया गया। अगर बीते हुए जीवन के बारे में सकारात्मक विचार नहीं बन पाते हैं तो उदासी की भावना घर कर जाती है। इसे एरिक्सन ने निराशा का नाम दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जितनी स्टेज है उन सब के नाम ऐसे हैं कि कोई एक स्टेज का नाम, उसका नाम एक कुछ है और दूसरा उसका अपोजिट है। जैसे इसमें संपूर्णता बनाम निराशा, ऐसे ही सारी स्टेजेस में है। मतलब या तो उसे जो फीलिंग होगी वो संपूर्णता वाली होगी कि हमने हाँ अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हैं और हमने जो अचीव करना था वो सब कर लिया, लेकिन उसका एक अपोजिट भी है कि कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि जो वो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए और वो अपनी लाइफ से निराश हो गए। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि एरिक्सन का मानना है कि विभिन्न चरणों में आने वाली समस्याओं का उचित समाधान हमेशा सकारात्मक नहीं हो सकता। मतलब हर चीज जो ना वो पॉजिटिव नहीं हो सकती, कभी कभी ना समस्याओं के ऋणात्मक पक्ष भी होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार चीजें हमारे अकॉर्डिंग ही हो, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हो, कभी कभी उसका अपोजिट भी हो जाता है। तो वही एरिक्सन कहना चाहते हैं कि हर चीज सकारात्मक नहीं होती, हर समस्या का हल सकारात्मक नहीं होता, कभी कभी उसके ऋणात्मक पक्षों से ही परिचय करना जरूर हो जाता है। उदाहरण के लिए आप जीवन के हर स्थिति में सभी लोगों पर एक जैसा विश्वास नहीं कर सकते, फिर भी एक चरण में आने वाली विकासात्मक मानक की समस्या के बारे में सकारात्मक समाधान से होती है, उसके बारे में सकारात्मक प्रतिबद्धता प्रभावी होती है। तो गाइस कैसा लगा आज का आपको हमारा वीडियो, और मैं चाहता हूं कि आप इसके ना एक बार प्रॉपर नोट्स बना लें, सारी स्टेज को आप लिख लें ढंग से और उनके बारे में ठीक से पढ़ें। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो एरिक एरिक्सन की थ्योरी, साइको सोशल स्टेज थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है, इससे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका मैं एक प्रॉपर अलग से वीडियो बना दूंगा। और जिन लोगों को इसे और डीपली पढ़ना है, जो इसे हालांकि आपके सीटेट एग्जाम से रिलेटेड जितना भी है उससे 20 to 30% मैंने एक्स्ट्रा ही पढ़ा दिया है, इतना भी उसमें एग्जाम में इससे नहीं आएगा, जितना आने वाला है उससे भी मैं ज्यादा पढ़ा चुका हूं। लेकिन अगर बाकी आप इससे भी और इसे डीप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इसकी पीडीएफ अपने चैनल टेलीग्राम पे, जो हमारा चैनल है उसमें डाल दिया, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप जो लिंक हमने इसमें दिया है उससे जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो हमारे आने वाले सभी वीडियोस के जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड डिटेल पीडीएफ जो हम बनाते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो
अगर आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए अभी, और सब्सक्राइब कर दीजिए तुरंत, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं है कि हम आपको लिंक भेज पाएं। तो प्लीज बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब कर दें तुरंत, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप किसी कॉलेज, जिस कॉलेज से भी आप बिलोंग करते हैं, तो उस कॉलेज के फ्रेंड्स आपके ग्रुप में होंगे। सभी दोस्तों को ग्रुप में, अपने कॉलेज के सारे फ्रेंड्स को, अगर आप किसी रिलेटिव को ऐसे को जानते हैं जिसने बीटीसी, बीएड, जेबीटी वगैरह कुछ भी किया और सीटेट और आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, तो आप उसको भी हमारा वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और जैसे ही हमारे सब्सक्राइब अच्छे खासे आप बढ़ने लगेंगे, तो मैं उसके और अच्छे, हम और अच्छी मेहनत करने के लिए, हमें मतलब ऐसा ना, अगर सब्सक्राइब लाइक बढ़ते हैं, तो अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करके हमें बताते हैं हमारी कमियां क्या हैं, तो हम उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं और हम आगे और अच्छा करते हैं। थोड़ा ना अच्छा सा फील होता है, लोग शेयर करते हैं और जब कमेंट करके हमें बताते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, या अगर कोई बोलता है कि हमने यार ये आज फॉल्ट रहा, हमने ये कमी की है, तो हमें उसमें सुधार करने का मौका मिलता है। तो गाइज हमें अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने की वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हमारे एवरी वीडियो की। इस वीडियो के तुरंत ही 3 घंटे बाद दूसरा वीडियो आने वाला है, जो कि होगा हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड। मैं आज आपको 12 से 13 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, और अगर आपको वो क्वेश्चन पसंद आए तो मैं उस पर डिटेल थ्योरी के साथ क्वेश्चन कराऊंगा। सिर्फ एक क्वेश्चन का वीडियो हम लेकर आने वाले हैं। तो गाइज ऐसे ही बने रहें, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। वीडियो को देखते ही शेयर जरूर करें, प्लीज अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएं, हमारा कमेंट में नहीं, सॉरी, हमारे लिंक को कॉपी करके अपने स्टेटस पर जरूर लगाएं, और फेसबुक पर जरूर डालें, और अपने जितने भी सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट वगैरह के ग्रुप हैं उनमें जरूर शेयर कीजिए। प्लीज गाइस, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, लव यू।